दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में जाना था ह्यूमन आई और ह्यूमन डिसीज़ के बारे में। ठीक है, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, लगभग हमारी 17 क्लास हो चुकी हैं। आप जाएं और प्ले लिस्ट हमने बना रखी है बायोलॉजी के नाम से। ठीक है, उसे आप देख सकते हैं। अगर आप दोस्तों हाथ से नोट्स बनाएंगे तो लगभग जो हमारी वीडियो होती है वो 20 से 25 मिनट होती है। तो उसमें क्या है कि आप 30 से 35 मिनट में अपने हाथ से नोट्स बना के और जो है उसे रिवाइज कर सकते हो, तो उसका आपको अलग ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आप ऐसे करें तो तभी आपके अच्छा समझ में भी आएगा और अच्छा भी लगेगा आपको। तो आज हम दोस्तों एक नई टॉपिक की बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से जो क्वेश्चन यदि बायोलॉजी से आता है तो यहाँ से आता ज़रूर है। ठीक है, हम बात करेंगे आज एक टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम इसे हिंदी में बात करें तो दोस्तों बोलते हैं हम इसे पाचन तंत्र। ठीक है, ये जो टॉपिक है इसमें आज हम कुछ इसकी बेसिक बात जानेंगे। बेसिक बात जानने के बाद में फिर हम इस टॉपिक के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, फिर इसे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस पाचन करने में आपको ध्यान रखना है कि भाई जो पाचन है, पाचन आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि हम खाने में 3 चीज़ें लेते हैं। 3 चीज़ कौन कौन सी हैं वे? जैसे मैंने आपको बताया था, एक तो ये है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या है इसके बारे में समझो। कार्बोहाइड्रेट को हम या तो शर्करा कह सकते हैं, शर्करा, या शर्करा नहीं तुम शुगर कह लो। ठीक है, ये 3 नाम है इसके, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा या शुगर। दूसरे नंबर पे यदि हम बात करें तो दूसरे नंबर पे हमने बताया था कि भाई हम प्रोटीन भी लेते हैं। प्रोटीन आप सभी जानते हो। ठीक है, प्रोटीन क्या करते हैं? हमारे शरीर की वृद्धि करने में मदद करते हैं। थर्ड नंबर पे यदि हम बात करें तो हम लेते हैं वसा। ठीक है, वसा को हम बोल सकते हैं लिपिड्स, या आप इसे कह सकते हो फैट। ठीक है, मतलब वसा एक तरीके से आप समझो जितना भी हम ऑयली फूड से लेते हैं खाने में। जैसे आपको पता है कि ये जितने भी मार्केट में फास्ट फूड आ रहे हैं, है ना, चिल्ली पटेटो, चाउमीन, बर्गर, ये सब क्या है? ये सब वसा है। ठीक है, तो हम इसे लिपिड्स या फैट कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था ओवरऑल कि भाई हम खाने में ये 3 चीज़ें ले रहे हैं। अब 3 चीज़ों से क्या होता है कि हमें जो है ग्लूकोज मिलती है। अब ग्लूकोज, और बाद में फिर हमें जो लास्ट में एनर्जी मिलती है वो एटीपी की फॉर्म में मिलती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। और ये कहाँ पर स्टोर होती है? ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और यहाँ से फिर सेल्स बनती है, सेल से फिर ऑर्गन, टिश्यू, है ना, ऑर्गन सिस्टम, और तब जाके ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। तो ये बारे में हमने इसमें डिस्कस किया था। लेकिन आज हम जो हमारा टॉपिक है एक अलग ही टॉपिक है, पाचन तंत्र। मतलब जो भी हम भोजन खाते हैं वो किस तरह से पचता है, इसमें हम पाचन तंत्र में पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक बात आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो पाचन की क्रिया है वो मुंह से शुरू होती है और लीवर पे जाके समाप्त होती है, जिसको हम बकल कैविटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो खाना है, हम जो खाना खाते हैं उस खाने को पचने में लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई तुमने खाना खाया और आधा पौन घंटा टहल लिए तो खाना पच गया। भाई इस तरह से नहीं होता है। खाने पचने में 3 से 4 घंटे का समय लगता ही है, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा तो हमारे पेट में ही ऐसे ही पड़ा रहता है खाना। ठीक है, तो इसका मैं प्रोसीजर बताऊंगा कि किस किस तरह से खाना हमारा जो पचता है। ठीक है, तो हम पहले इसकी कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि भाई ये 3 पार्टिकल हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा। अब इसमें हम देखते हैं ये जो कार्बोहाइड्रेट है, देखो पाचन कब होता है? खाने में हम जो भी यूज करते हैं, हम खाने में लेते हैं तो हमें ये 3 चीज़ें मिलती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा। हम खाने में ये 3 चीज़ें लेते हैं। ठीक है, तो ये हैं बड़े पार्टिकल, और बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करना, ये क्या है? जब ये बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो पाचन हो जाता है हमारे खाने का। अब ये कन्वर्ट किस तरह से होते हैं और इन्हें कौन कन्वर्ट करता है, इसके बारे में हम समझेंगे। देखो, ये कार्बोहाइड्रेट है, इसका जो कन्वर्ट होगा सबसे पहले, ये जो चेंज होगा ये किस में होगा, इसकी बात करेंगे। ये होगा ग्लूकोज में। ठीक है, बताया मैंने आपको C6H12O6 ग्लूकोज, ये ग्लूकोज में होगा। और इसके बाद में इसकी जो सबसे छोटी फॉर्म होगी, जो लास्ट फॉर्म होगी इसकी, वो होगी ग्लाइकोजन। ठीक है, हिंदी में लिख रहा हूँ, ग्लाइकोजन। अब दोस्तों, यदि हम प्रोटीन की बात करें तो ये जो है इसका कन्वर्ट होगा पेप्टोन में। ठीक है, ये चेंज हुआ है, इसका कन्वर्ट हो गया ये। अब इसके बाद में
ये पेप्टोन भी कन्वर्ट होगा दोस्तों। तो ये किस में होगा, ये पेप्टोन कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड, या बात करें हम अमीनो अम्ल, ठीक है, इसमें कन्वर्ट होता है। अब यदि हम वसा की बात करें, लिपिड्स, फैट कि ये जो हमने ऑयली फूड्स खाया है, सबसे पहले ये किस में कन्वर्ट होगा, तो ये दोस्तों ये कन्वर्ट होता है सबसे पहले, यदि हम इसमें बात करें तो ये होता है फैटी एसिड में, फैटी एसिड, मतलब यदि हम इसे हिंदी में कहेंगे तो कहेंगे इसे वसीय अम्ल, ठीक है, वसीय अम्ल। और इसकी जो लास्ट फॉर्म होगी कन्वर्ट होने की वो है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ठीक है। तो इस तरह से बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं। यदि हमने कार्बोहाइड्रेट, शर्करा या शुगर लिया है तो उसकी कन्वर्ट पहले होगी ग्लूकोज में, और इसके बाद में सबसे छोटी फॉर्म जब वो पार्टिकल बिल्कुल पचने के रूप में हो जाएगा वो क्या कहलाएगी, ग्लाइकोजन कहलाएगी, ठीक है। अगर हमने प्रोटीन लिया है तो पहले ये पेप्टोन में कन्वर्ट होगा और उसके बाद में अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा, सबसे लास्ट की फॉर्म है ये, ठीक है। वसा, लिपिड से यदि हमने खाया, चिकनाई ली है तो उसके बाद में ये वसीय अम्ल में मतलब फैटी एसिड में, और इसके बाद में दोस्तों ये ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये हमारा प्रोसीजर है कन्वर्ट होने का। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि इनको कन्वर्ट कौन करता है, कन्वर्ट करने का कार्य किसका है। तो आपने एक नाम सुना होगा एंजाइम, ठीक है। एंजाइम के बारे में बता देता हूं कि एंजाइम क्या है। आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये इसकी बेसिक क्लास है जो पाचन तंत्र हमारा चल रहा है। इसमें हम बात करेंगे एंजाइम्स की, ग्रंथियों की, है ना, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि, कितना समय लगता है ना, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम बाद में जो है कंटिन्यू विद डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। तो उसमें बहुत मजा आएगा समझने में भी आपको। देखो एंजाइम्स, एंजाइम्स का कार्य क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे दोस्तों। एंजाइम्स है, एंजाइम्स का कार्य है लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में चेंज करने का, कन्वर्ट करने का कार्य है इसका, ठीक है। वो तो हमने पहले देखी थी, जो ये ग्लिसरॉल और ग्लाइकोजन वाली फॉर्म देखी थी। ये तो क्या कर रही है, ये तो कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट हो गई, ये फॉर्म बन रही है। लेकिन इसको बना कौन रहा है, इसको बना रहा है दोस्तों एंजाइम्स, ठीक है। इसका कार्य, देखो मैं कार्य लिख देता हूं। इसका कार्य है, इसका वर्ग, इसका कार्य लार्ज पार्टिकल को, मतलब बड़े अणु को, लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में, मतलब छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करने का या बदलने का कार्य है, ठीक है। ये इसका कार्य होता है एंजाइम्स का। अब ये एंजाइम्स है, तो एंजाइम्स का कार्य ये है कि बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, एक बात आपको ध्यान रखनी है, इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हम पानी पीते हैं या मिनरल्स लेते हैं, मिनरल्स मतलब खनिज, जैसे हमने आयरन ले लिया है ना, लोहा, तो लोहा हम वैसे वाला लोहा नहीं, हम लोहा किसके रूप में लेते हैं, हम लेते हैं आहार के रूप में। जैसे हमने सेब ले लिया, क्योंकि सेब में अधिक आयरन होता है, पालक खा लिया, नाशपाती खा लिया, तो इनमें आयरन होता है। तो आयरन क्या करते हैं, हमारे शरीर में जाके हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन करता है, आयरन करता है, जिसके कारण मानव के शरीर के खून का लाल रंग होता है, ठीक है। ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण, ठीक है। ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखी है जब ब्लड का टॉपिक कराया था, ठीक है। तो इसका एंजाइम्स में हमने ये देख लिया। तो भाई मिनरल्स, एक तो ये खनिज और दूसरा पानी, जो हम लिक्विड चीज कुछ भी पीते हैं, तो इनका पाचन नहीं होता है, ये डायरेक्ट रूप से बचते हैं। जैसे हमने पिया और तुरंत से हमें एनर्जी मिल जाती है। जैसे आपने देखे होंगे स्पोर्ट्समैन और ये एथलीट वगैरह, ये क्या करते हैं, लिक्विड चीज़ों का यूज करते हैं ताकि इन्हें तुरंत एनर्जी मिल सके, ठीक है। तो यही चीज़ है कि आपको ध्यान रखना है, एक तो पानी और एक जो भी लिक्विड चीज़ें हैं और तुम्हारा ये खनिज, तो ये क्या होता है कि इनका जो है पाचन डायरेक्ट रूप में होता है, इनका पाचन नहीं होता, ये डायरेक्ट हमें एनर्जी प्रदान करते हैं। और एक चीज़ और कि जो हम ये खाने में 3 चीज़ें ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन, भाई इनसे हमें एनर्जी मिल रही है, तो ये जो है ऑटोमेटिक ही हमें विटामिन दे देते हैं। हम विटामिन अलग से नहीं लेते, ये विटामिन हमें दे देते हैं। अगर हमारी बॉडी, देखो विटामिन का कार्य क्या है, विटामिन का कार्य है कहीं ना कहीं हमें रोगों से बचाती हैं।
मतलब हमारी प्रतिरोधक क्षमता को क्या कर रही है, बढ़ा रही है, इम्यूनिटी पावर दे रही है। अगर हमें विटामिन की ज़रूरत होती है तो विटामिन की हम डॉक्टर की सलाह पर कंसल्ट करके डॉक्टर से, तो तब हम वो मेडिसिन डायरेक्ट रूप में ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था भाई, विटामिन के जितने भी वैज्ञानिक नाम बताए थे मैंने आपको, जैसे विटामिन ई का बताया टोकोफेरोल, है ना, और नेप्टोक्योन, बहुत सारे नाम है, सारे विटामिन के मैंने अपने अलग अलग नाम बताए थे आपको, मैंने कोबाल्ट बताया था। तो इसका कार्य क्या है, इनका सबका अपना अलग मैंने आपको कार्य लिखवाया था। तो इसमें क्या होता है कि ये जो विटामिन है हम डायरेक्ट रूप से नहीं ले सकते, अगर इनकी ज़रूरत पड़ती है तो आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन है जो विटामिन के वैज्ञानिक नाम पर ही आ रही है ना। तो आम आदमी को ऐसे क्या पता होता है, और डॉक्टर दवाई लिखता है तो वो विटामिन की क्या हो जाती है, हमारे शरीर में पूर्ति हो जाती है। वैसे 90% जो शरीर है हमारा वो खुद ही बीमारियों को मतलब सही करने की क्षमता रखता है। अगर हम खाने में 3 चीज़ें लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन्हीं चीज़ों से हमें विटामिन मिल जाता है, डायरेक्ट रूप से हम नहीं लेते हैं बिना डॉक्टर की सलाह के। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं इसी टॉपिक पे, एंजाइम्स में। देखो एंजाइम्स का कार्य लार्ज पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करने का। अब एंजाइम्स को कौन बनाता है भाई, एंजाइम्स हमने देख लिया कि इसका कार्य क्या है, लेकिन एंजाइम्स को बनाता कौन है इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो एंजाइम्स का निर्माण करती हैं ग्रंथियां। एंजाइम का निर्माण ग्रंथियां करती हैं। ग्रंथियों को बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में ग्लैंड्स करती हैं। अब ये ग्रंथि क्या है, इस ग्रंथि के बारे में और समझेंगे भाई, ये ग्रंथियां किसे कहते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब पहले हम ग्रंथि के बारे में जानेंगे। एंजाइम्स के बारे में हमने जान लिया, बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करने का कार्य है। अब हम बात करेंगे दोस्तों ग्रंथि की। ग्रंथियां या इंग्लिश में कहते हैं इसको ग्लैंड्स। ग्रंथियां किसे कहते हैं पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो शरीर के ऐसे अंग जो रासायनिक पदार्थों, जो रासायनिक जो केमिकल पदार्थ हैं उन्हें बनाते हैं, क्या कहलाती हैं, वे ग्रंथियां कहलाती हैं। लो मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूं। ग्रंथि किसे कहते हैं, शरीर के ऐसे अंग जो रासायनिक पदार्थ बनाते हैं ग्रंथियां कहलाती हैं। ग्रंथियां कहलाती हैं। अब ये जो ग्रंथि हैं भाई, हमने बता दिया कि इनसे कुछ केमिकल पदार्थ निकलेगा, उसे हम ग्रंथि कहेंगे। अगर हम ग्रंथि को डिवाइड करें कि भाई ग्रंथियों को हमने बांट लिया 3 भागों में कि ग्रंथि कौन कौन सी है और किस किस टाइप की ग्रंथियां होती हैं। देखो ग्रंथियां हम उसे कहेंगे अगर हमें इसकी पहचान करनी होगी कि ये ग्रंथि है या नहीं है, तो जिससे कोई जूस निकलता हो। जूस मतलब रस। रस कैसे भाई, जैसे हमारे शरीर से पसीना निकलता है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे पसीना हो गया और आंसू। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अगर निकलती हैं तो वैज्ञानिक भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी में इन चीज़ों को हम रस कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात एंजाइम्स और तीसरा हार्मोन्स। ठीक है, एंजाइम्स में आपको बताया मैंने आपको, इसका कार्य क्या होता है, बड़े पार्टिकल को, बड़े अणु को छोटे में बदलना एंजाइम्स का कार्य है। हार्मोन्स मैंने आपको बताया भाई, देखो बाल और नाखूनों में सब में अलग अलग हार्मोन्स होता है, बाल में, नाखूनों में, है ना। कुछ हमारे शरीर के हार्मोन्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा सोमेटोपिक हार्मोन्स है ना, वृद्धि हार्मोन्स है, उडो या लडो हार्मोन्स है। हार्मोन्स का एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम पाचन तंत्र के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो हम यदि हमें ग्रंथि की पहचान करनी होगी, ध्यान रखना है ओवरऑल ये बात है, ग्रंथि को अगर हम पहचानेंगे तो ग्रंथि किसे कहेंगे, जिससे ये तीनों चीज़ें निकलती हैं, है ना। चीज़ों का, इन तीनों चीज़ों का जिसमें निर्माण होता है वो क्या है, वो ग्रंथि है। ठीक है, उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा कि वह जिसमें तीनों चीज़ों का निर्माण हो, वो रस भी हो, एंजाइम्स भी और हार्मोन्स भी, वो क्या कहलाएगी, ग्रंथि कहलाएगी। अब देखते हैं दोस्तों, ये ग्रंथि की यदि हम बात करें कि जो ग्रंथियां हैं ये कितने प्रकार की होती हैं। भाई ग्रंथि को अगर आप देखोगे
तो ग्रंथि होती है लगभग 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। वे 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो 3 प्रकार मैं आपको बता रहा हूं। एक तो होती है बाह्य स्रावी ग्रंथि, बाह्य स्रावी ग्रंथि। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरी होती है एक अंतः स्रावी ग्रंथि, और थर्ड नंबर पे होती है मिक्स्ड ग्लैंड्स। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं हम हेटेरोकाइन के नाम से, हेटेरोकाइन। ठीक है, या मिश्रित ग्रंथि हम कह सकते हैं इसको। बाह्य स्रावी, अंतःस्रावी और हेटेरोकाइन ग्रंथि हम कहते हैं। ग्रंथियां होती है 3 प्रकार की, 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है। ठीक है, अब इनके बारे में जानेंगे कि बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, अंतःस्रावी कौन सी और हेटेरोकाइन कौन सी ग्रंथि होती है। देखो ये बाह्य स्रावी जो ग्रंथि है, ये जो बाह्य स्रावी ग्रंथि है ये वाली, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे कि बाह्य स्रावी ग्रंथि है? तो जी बाह्य स्रावी ग्रंथि जो ग्रंथि ऐसे अणु मतलब ऐसे पार्टिकल का निर्माण करती है जिसे हमारी बॉडी बाहर निकालती है। लो लिख रहा हूं, जो ग्रंथि ऐसे अणु का निर्माण करती है जिसे हमारी बॉडी बाहर निकालती है। अब ऐसी चीज कौन सी है? लो एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने आपको बताया था पसीना हो गया और आंसू हो गया। ठीक है, तो वे कौन सी ग्रंथि कहलाएगी? बाह्य स्रावी ग्रंथि। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या होती है दोस्तों 6। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है, बाह्य स्रावी ग्रंथियों की संख्या बताओ कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, अब हम अंतःस्रावी की बात करें कि भाई अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती है जो हार्मोन्स का निर्माण करती हैं, जो हार्मोन्स का निर्माण करती हैं, उन्हें हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अगर इनकी संख्या की बात करें तो ये सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है? 9 होती है। अगर हम हेटेरोकाइन मतलब मिक्स्ड ग्लैंड्स की बात करें, जो ग्रंथि तीनों चीजों का निर्माण करती है, वो कौन सी कहलाती है? वो कहलाती है मिक्स्ड ग्लैंड्स या मिश्रित ग्रंथि। इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या है 1। अब दोस्तों वो तीनों चीजें कौन सी है? भाई तीनों चीजें वही हैं, जैसे एंजाइम्स हो गया, हार्मोन्स हो गया और जूस हो गया। अगर इन तीनों चीजों का कोई भी निर्माण करेगी वो कौन सी ग्रंथि कहलाएगी? वो मिक्स्ड ग्लैंड्स कहलाएगी। ठीक है, तो इसकी संख्या 6, इसकी 9 और इसकी 1। इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम कि कौन सी 6 है, कि कौन सी 6 होती है, कौन सी 9 है और उनका क्या नाम है, और कौन सी 1 है उसका क्या नाम है। ठीक है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले फिर आगे चलेंगे। अब बात करेंगे हम खाना पचने में। देखो खाना पचने में मैंने आपको बताया था 3 से 4 घंटे लगते हैं, लेकिन खाने को पचाने में कौन कौन सी ग्रंथियां मदद करती हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो अगर हम मुख्य रूप से देखें, मुख्य रूप से 3 ग्रंथियां ऐसी हैं, 3 ग्रंथि खाना पचाने में मदद करती हैं, खाना पचाने में मदद करती हैं। ये कौन सी ग्रंथि हैं? एक तो सैलिवा ग्लैंड्स है, मतलब जिसे हम कहते हैं लारीय ग्रंथि, लारीय ग्रंथि, लार। ठीक है, दूसरे नंबर पे यदि हम बात करें तो दूसरे नंबर पे है आपका यकृत, इसे इंग्लिश में जानते हो आप, लीवर कहते हैं हम इसे, है ना। तीसरे नंबर पे यदि हम बात करें तो अग्नाशय है, अग्नाशय। ठीक है, 3 ग्रंथि है मेन जो क्या करती हैं, खाना पचाने में मदद करती है। तो भाई आपने लीवर का तो सुन ही रखा है ना, कि लीवर क्या कार्य है, लीवर का कार्य है भोजन को पचाने का। अगर लीवर प्रभावित हो जाता है, जैसे भाई पीलिया रोग है ना, पीलिया में क्या होता है
कि जिसके पीलिया होता है उसकी जो बॉडी है वो धीरे धीरे पीली पड़नी स्टार्ट हो जाती है। पीलिए का पीला रंग किसके कारण दिखाई देता है, आपको बताया था मैंने, बिलिरुबिन पिगमेंट, जिसके कारण प्लाज्मा भी होता है। ब्लड वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो उसका कार्य ये होता है। तो इसमें क्या होता है, यकृत का कार्य, यकृत प्रभावित होता है। अगर हमारा लीवर प्रभावित हो रहा है, अगर लीवर डैमेज हो रहा है, तो वैसे तो लीवर की क्षमता होती है कि सबसे पुनरुत्थान वाला भाग है, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता है अपना आप ही। अगर आपने देखा होगा कि भाई भूख नहीं लगती किसी भी बच्चे को, तो डॉक्टर सलाह देते हैं, आपको पता है कि मार्केट में बहुत सारी दवाई आ चुकी हैं, है ना, जैसे लीवर 52 की गोली भी आ रही है, लीवर 52 का सिरप भी है। तो ये सब क्या है, क्योंकि यकृत क्या करता है, तो भोजन को पचाने में मदद करता है, तो इसके नाम से ये टैबलेट्स वगैरह आ रही हैं। तो ये जो है यकृत, ये लीवर है। आप यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है यकृत। लिख लो, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है, ठीक है। अगर आपसे दूसरी बड़ी पूछ ले तो दूसरी बड़ी आपको ये बतानी है, ये दूसरी बड़ी ग्रंथि है दोस्तों, ठीक है। वैसे दूसरी बड़ी पूछी नहीं जाती, सबसे बड़ी ग्रंथि अभी तक ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है। अब यदि बात करें अगर सबसे छोटी पूछता है, तो सबसे छोटी आपको बतानी है, सबसे छोटी ग्रंथि। तो सबसे छोटी होती है दोस्तों पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, इसका भी आपको ध्यान रखना है। पीयूष ग्रंथि ये इतनी छोटी है कि इसका वजन ही बहुत ना के बराबर है, 0.2 से 0.3 ग्राम, ठीक है। वजन तो नहीं पूछता, पर आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी कौन सी है, पीयूष ग्रंथि, और सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर या यकृत, ठीक है। उम्मीद है आज हमने देखो कुछ बेसिक बात जान ली इसकी, है ना। तो ये जो चैप्टर है कंटिन्यू करेंगे कल की वीडियो में। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, है ना। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें, और साइड में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी नई वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।